हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। इसमें आपको पता चल गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही रेयर डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किसको हुआ था, जो दंगल की एक्टर है बबीता फोगाट, जिसका नाम क्या था, सुहानी भटनागर। ठीक है, डाइज एट द एज ऑफ 19 ड्यू टू द डर्मेटोमायोसाइटिस। ये बहुत ही रेयर डिजीज है। अगर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड या 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन में ये सिर्फ 2 या 3 लोगों को या ओवरऑल 5 to 6 लोगों को होता है। ठीक है, तो इसके कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट एंड ऑल अबाउट दिस डिजीज। ठीक है, ये जो यंग चाइल्ड एक्टर थी, इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरह के सिम्टम्स हुए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी न्यूज में था, तो कहीं ना कहीं इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं इस डिजीज के बारे में। डर्मेटोमायोसाइटिस, जो सुहानी भटनागर को प्रॉब्लम थी, जो डायग्नोस किया गया था, उस डिजीज का नाम क्या था, डर्मेटोमायोसाइटिस। इसमें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम होती है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज होता है। एक्वायर्ड डिजीज है जो कि बहुत रेयर इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द मसल्स एंड स्किन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डर्मेटोमायोसाइटिस। आइटिस का मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और मायो का मीन्स क्या होता है, मसल्स होता है। तो जो मसल्स का इन्फ्लामेशन है, स्किन का इन्फ्लामेशन है, वो इस डिजीज कंडीशंस में होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि भाई स्किन में रैश होगा तो डर्मेटोमायोसाइटिस हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है और कोई बच नहीं सकता। नहीं, ये सारी जो गलत बातें हैं उसी को आज यहाँ पे कि क्लैरिटी क्या है, ये डिजीज एक्चुअल में क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एन इन्फ्लामेटरी डिजीज मार्क्ड बाय द मसल्स वीकनेस एंड स्किन रैश, क्योंकि इस डिजीज में जो सिम्टम्स आते हैं मसल्स की वीकनेस और स्किन रैश होता है। सबसे पहले हम सुहानी भटनागर की बात कर ले तो उनको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ था। सबसे पहले फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन लिया, सब ठीक हो गया था, लेकिन अचानक 2 महीने पहले उन्हें उनके हाथों में क्या हुआ था, उस बच्चे के हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने दिखाया था, जैसा कि न्यूज में या जो बताया गया है उनके मम्मी पापा के द्वारा, कि उनके हाथों में क्या हुआ था, स्वेलिंग हुआ था। और स्वेलिंग के बाद फिर उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, सारे डॉक्टर्स को दिखाया। ऐसा नहीं था कि दिखाया नहीं, पूरे ट्रीटमेंट्स लिए थे, लेकिन डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये इतना रेयर डिजीज है, इतना कॉमन होता नहीं है। उन्होंने स्किन की मेडिकेशन देके उसे बोला ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो स्वेलिंग ठीक नहीं हुआ, दूसरे हाथ में भी होने लग गया, और फिर उसके सिम्टम्स बढ़ने लग गए। तब उन्हें बोला गया कि आप एक बार एम्स दिल्ली में दिखाओ, और एम्स दिल्ली में उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। वहां पे सारे टेस्ट होने के बाद उसकी जो तबीयत थी बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्वेलोइंग डिफिकल्टी, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। और फिर क्या किया गया, उन्हें वेंटिलेटर पे बच्चे को डाल दिया गया। और 10 दिन पहले जब उसकी डेथ हुई, 16 को, 7 फैब को एडमिट किया गया, 16 फैब को वो एक्सपायर हो गई थी। तो ये 10 दिन पहले ही उसका डायग्नोसिस हुआ था कि इट्स अ डिजीज ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है भाई, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट में होता है, एक्चुअल इसका क्योर नहीं है, लेकिन इसका क्या किया जाता है, कुछ स्टीरॉइड स्टार्ट किए जाते हैं, स्टीरॉइड्स थेरेपी दिया जाता है। लेकिन उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से सुहानी एक्सपायर हुई थी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी डिजीज के बारे में देखते हैं। डिजीज में मैंने बता दिया था, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस इज अननोन। ये नहीं बोल सकते कि इसी वजह से डर्मेटोमायोसाइटिस होता है, एक्चुअल कॉज यहाँ पे अननोन है। फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कॉजेज हैं, वो हम देखेंगे। इट इज अ वेरी रेयर डिजीज अकरिंग इन 2 to 3 पीपल ऑफ एवरी 1 लाख पॉपुलेशन में होता है। ठीक है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स वेयर इन द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स इट्स टिश्यू। मैं आपको बता दूं, इसमें इस डिजीज कंडीशन में एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा मसल्स और स्किन है, मसल्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, अपने ही मसल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स वेयर इन द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स इट्स टिश्यू, खुद के ही बॉडी टिश्यू को क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है इन डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या है, किस वजह से ये डिजीज होता है, और इतना रेयर है, हर किसी को होता नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो किस वजह से, इसका कारण क्या होता है, जो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द मसल्स, मसल्स का अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, प्रॉब्लम विद द बॉडी इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, व्हेन द बॉडी डेवलप एंड ऑटो, लिखा है इसमें, व्हेन द बॉडी डेवलप्स ऑटो एंटीबॉडीज टू इट्स ओन मसल्स एंड अदर बॉडी टिश्यू।
अगर आपकी बॉडी खुद के बॉडी सेल्स के अगेंस्ट ही क्या करने लग जाए, एंटीबॉडीज बनाने लग जाए, उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो एक ऑटो इम्यून डिजीज जो मसल्स हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, ओकेजनली वैक्सीनेशंस की वजह से भी कभी कभी होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से भी होता है, ड्रग्स लाइक स्टैटिन्स, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कभी कभी मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। और जो सुहानी के केस में हुआ था वो एक्चुअल में ऐसा माना गया है कि मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से भी हो सकता है। मैंने फिर से बोला एक्चुअल कॉज इज नॉट नोन, बट फिर भी ड्रग्स लाइक स्टैटिन्स यूज्ड टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, मेलिग्नेंसी की कंडीशन में 30 to 40% पेशेंट्स में ये डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। कारण तो आपको पता चल गया, एक्चुअल कॉज अननोन है, बहुत ही रेयर डिजीज है, बट फिर भी ये बैक्टीरियल, वायरल और इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, मसल्स और स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिससे जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, सिम्टम्स में पेशेंट को मसल्स वीकनेस, डिस्टिंक्टिव स्किन रैश, पर्पलिश रैश फाउंड अराउंड द आईज, चीक्स, फ्रंट ऑफ द चेस्ट और अपर बैक में हो सकता है। मोस्ट वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द शोल्डर्स, अपर आर्म्स, हिप, थाई एंड नेक में हो सकता है। ज्वाइंट पेन एंड स्वेलिंग हो सकता है। स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई योर स्किन एंड मसल्स। ठीक है, और सुहानी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले उसे अपने लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेफ्ट हैंड के स्वेलिंग से ही ये प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे ये इतने लास्ट स्टेज तक आ गया कि फिर उसको क्योर करना इम्पॉसिबल था। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट एंड लंग मसल्स, क्योंकि ये मसल्स पे ही मेनली अटैक करता है स्किन पे, तो हमारी जो लंग्स की और हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। अफेक्टेड मसल्स ऑफ द स्वेलोइंग, जब हम स्वेलो करते हैं वहां के मसल्स में भी प्रॉब्लम हो जाता है। अफेक्टेड मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन, तो अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में भी हो जाएगा, स्वेलोइंग के मसल्स में हो जाएगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होगी, स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसोफेगस जो होता है वहां पे भी स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाता, कुछ खा नहीं पाता है। ठीक है, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्वेलिंग हो जाएगा, मान लो वो अफेक्ट हो जाएगा, वहां के मसल्स अफेक्ट हो जाएंगे, तो पेशेंट ब्रीद नहीं कर पाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, डिस्निया हो जाएगा पेशेंट को, SpO2 सैचुरेशन फॉल होने लग जाएगा और पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज एन एमरजेंसी एंड नीड टू बी मैनेज इमीडिएटली। अगर किसी पेशेंट को स्वेलोइंग एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होता है तो एमरजेंसी, दिस इज एन एमरजेंसी, ये एमरजेंसी है, पेशेंट खा नहीं पाएगा, अगर सांस ही नहीं ले पाएगा, इट्स एन एमरजेंसी एंड नीड टू बी मैनेज इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली मैनेज करना चाहिए। जैसे पेशेंट सुहानी के केस में मैंने बताया कि उसको क्या हुई थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुआ, उसे वेंटिलेटर पे डालना पड़ गया, वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके लंग में पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था, उसकी पूरी बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया था। उसमें स्टीरॉइड भी, उन्होंने वहां के एम्स के डॉक्टर ने स्टीरॉइड भी स्टार्ट किया था, लेकिन स्टीरॉइड स्टार्ट करने के बाद उसकी बॉडी कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट नहीं कर पाई और उसमें इम्यूनिटी बहुत, आपको पता है जब भी स्टेरॉइड स्टार्ट किया जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और इम्यूनिटी जब लो होती है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से फिर तो आपको पता ही है HAI नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, आपको पता ही है कि अगर बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, जैसे कि उसके केस में हुआ था, ऑर्गन्स फेलियर होने लग गए थे, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग गया था, लंग में पूरा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, लंग डैमेज हो गए थे, लंग, जब लंग ही काम नहीं करेगा, वेंटिलेटर पे भी डाल दोगे, क्या पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था इस केस में। एक इसमें कुछ साइंस होते हैं लाइक गॉटरन पैप्यूल्स, सॉल साइन, तो वो एक्चुअल में क्या है, ये जो गॉटरन पैप्यूल्स होता है, डॉर्सल मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में शो द प्रेजेंस ऑफ ओवरलाइंग एरिथमेटस ऑफ वॉयलेसियस पैप्यूल विद और विदाउट स्केलिंग ऑफ द अल्सरेशन। हैंड में इस तरह के पैप्यूल्स बन जाते हैं, जो आपको रेड डिस्कलरेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसमें मैं सिम्टम्स बता रही हूँ कि डर्मेटोमायोसाइटिस में इस तरह के साइंस जो है, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो इसे बोला जाता है गॉटरन पैप्यूल्स, या फिर इसे गॉटरन साइंस भी बोला जाता है। जब इस तरह के मेटाकार्पोफेलेंजियल, जो हमारे डॉर्सल मेटाकार्पोफेलेंजियल हैं, वहां पे इस तरह के पैप्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, गॉटरन पैप्यूल्स या गॉटरन साइन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हीलियोट्रॉप रैश होता है, ये हीलियोट्रॉप रैश क्या होता है, आपको फेस पे दिख रहा है, हीलियोट्रॉप रैश के अंदर वायलेशियस और एरिथमेटस रैश अफेक्टिंग द अपर आईलिड्स,
ये जो अपर आईलिड्स होता है यहाँ पे इस तरह के रेड रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, विद और विदाउट ऑर्बिटल एडिमा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, बट पूरी रेडनेस हो जाएगी अपर आईलिड्स में, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है। दिस फाइंडिंग में नॉट बी एपरेंट इन पेशेंट विद अ डार्क स्किन पेशेंट। जो डार्क स्किन वाले होते हैं मेनली उनमें अपीयर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको हेलिट्रोप रैश के बारे में, कि हेलिट्रोप रैश क्या होता है, ये गॉटरन पैप्यूल्स गॉटरन साइन क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शॉल साइन। जैसे मैंने अभी बोला था कि इसमें शॉल साइंस भी होते हैं, आपको पेशेंट के बैक पे दिख रहा है, इस तरह का एरिथमा हो जाता है ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। नेक पे यहाँ पे इस एरिया पे, नेक के इस एरिया पे क्या हो जाता है, इस तरह के एरिथमा हो जाता है, रेडनेस हो जाता है अपर बैक एंड शोल्डर एट द टाइम ऑफ एक्सटेंडिंग टू द अपर आर्म्स, ठीक है। तो ये एक, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, शॉल साइन बोलते हैं। समझ में आ गया कि अगर अपर बैक और शोल्डर इस वाले रीजन में एरिथमा हो जाएगा तो उसे शॉल साइन बोला जाएगा। और एक है इस तरह से कैल्सिनोसिस क्यूटिस हो जाता है, आप देख रहे हो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। कैल्सिनोसिस क्यूटिस होता है कैल्शियम डिपोजिट इन द स्किन, स्किन में इस तरह का कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है। इसके लिए सर्जरी भी की जाती है इन बहुत सीवियर कंडीशंस में। ये जो कैल्शियम डिपोजिशन होता है इसके लिए सर्जरी भी की जाती है। बट याद रखना कैल्सिनोसिस क्यूटिस के अंदर क्या होता है, कैल्शियम स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। व्हेन द कैल्शियम डिपॉजिट इन द स्किन देन इट्स कॉल्ड एज कैल्सिनोसिस क्यूटिस। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे स्वेलिंग भी होता है और इस तरह से रेडनेस भी देखने को मिलता है, ये भी एक साइन है। पेशेंट में आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्वानी के केस में भी हैंड में स्वेलिंग और रेडनेस हुआ था, स्टार्टिंग में लेफ्ट में हुआ, फिर राइट में हुआ और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये क्या है, दोनों सिमेट्रिकल पैटर्न में होता है। अगर एक में हुआ है तो फिर दूसरी साइड में भी ये हो जाता है, ठीक है। सिमेट्रिकल पैटर्न में होगा, प्रोक्सिमल वाले पार्ट से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, स्कैन फॉर द मसल्स एंजाइम्स लाइक सीपीके ईएमजी। वहां पे भी सारे टेस्ट किए गए थे। और याद रखना इसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर्स की टीम, इसमें जो है सारे डॉक्टर्स की टीम मिलके इसका डायग्नोसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप रिमेटोलॉजिस्ट को दिखा लोगे या फिर मेडिसिन के डॉक्टर को दिखा लोगे या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लोगे, तो इसमें जो है कंबाइंड एक टीम ऑफ डॉक्टर्स चाहिए होता है इस डर्मेटोमायोसाइटिस को पूरा डायग्नोस करने के लिए, या फिर सारे ही डॉक्टर्स की टीम इसको ट्रीट करने के लिए चाहिए होता है। सिर्फ एक टीम से या एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ये ट्रीट नहीं होगा। टीम, मैंने बोला एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स चाहिए जो इस डिजीज को ट्रीट करते हैं। रिमेटोलॉजिस्ट भी चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट भी चाहिए, ठीक है। मेडिसिन के डॉक्टर सारे मिलके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। चलो भाई हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर डिजीज है। ऐसे है नहीं कि मोस्ट कॉमनली सब हर 10 पेशेंट पे या 100,000 पेशेंट पे सबको होता है, नहीं, रेयर है। तो सीपीके या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम करते हैं, है ना, मसल्स को की वीकनेस, मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ईएमजी, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये भी किया जाता है। यहाँ पे एएनए होता है टू फाइंड आउट द ऑटो इम्यून कॉजेस। एएनए को भी चेक किया जाता है। एएनए का फुल फॉर्म क्या है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। टू फाइंड आउट द ऑटो इम्यून कॉजेस पीटी स्कैन किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। यहाँ पे मैंने बोला ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑर्गन्स फेलियर, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके ये पूरे ही बॉडी को अफेक्ट करने लग जाता है। तो मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए चेस्ट एक्सरे भी हम करते हैं, पेट स्कैन भी करते हैं, एमआरआई भी करते हैं, स्किन की बायोप्सी भी की जाती है, ठीक है। नो क्योर फॉर डर्मेटोमायोसाइटिस। इस डिजीज का परमानेंटली कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ ये मेडिसिन से एकदम क्योर हो जाएगा, नो। ओनली यहाँ पे सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ट्रीट द सिम्टम्स विद द मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी, पेशेंट को बताया जाता है एक्सरसाइज, हीट थेरेपी के बारे में एंड रेस्ट के बारे में बोला जाता है। स्किन जो है मतलब बाहर धूप में ऐसे नहीं निकलना है, ठीक है। सन एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि उससे सिम्टम्स जो है एग्रीगेट होते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं। तो जो सन से कांटेक्ट होता है या सन एक्सपोजर होता है उसे कम करने के लिए बोला जाता है। रेस्ट के लिए बोला जाता है, यूवी रेडिएशन से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर आपको पूरा कवर्ड होके फिर बाहर निकलना है। ऐसा नहीं बाहर नहीं निकल सकते बट फिर भी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस देखते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने बताया था।
यहाँ पे जो है स्टीरॉइड्स, मेडिकेशंस में स्टीरॉइड्स दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक जैसे मीथोट्रैक्सेट है, माइकोफेनोलेट, मोफेटिल्स, रिटोक्सीमैब है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी चलाया जाता है, आईवीआईजी भी चलाया जाता है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन चलाया जाता है। अदर ट्रीटमेंट्स इंक्लूड, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेशेंट को रेस्ट, सबसे मेन में यही है कि पेशेंट को स्टीरॉइड्स मेनली दिया जाता है या फिर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसका क्योर नहीं है बट इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। जो भी पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। रेस्ट के लिए बोला जाता है। ठीक है, अवॉइडिंग सन एक्सपोजर, अभी मैंने बताया था सन एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा, यूजिंग सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन यूज करने के लिए, एंड फोटो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, मतलब बाहर निकले तो पूरा कवर होके या फोटो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज करना है तब बाहर निकलना, नहीं तो सिम्टम्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये था ट्रीटमेंट। तो ये इस डिजीज डर्मेटोमायोसाइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी रेयर डिजीज जिसके बारे में हमने जाना, जो रिसेंटली जिसकी सुहानी भटनागर, जो कि आपने मूवी देखा भी होगा, दंगल। दंगल में एक चाइल्ड एक्टर बबीता फोगाट के रोल में उसने, सुहानी भटनागर ने रोल प्ले किया था। और बहुत ही सैड न्यूज़, बहुत ही सैड न्यूज़ जो कि उस बच्चे के साथ में हुआ। मैं चाहती हूँ ये किसी किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस हम लोगों में होनी चाहिए, जिससे कि इस डिजीज़ को पहचाना जा सके, इसे, इसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सके। ठीक है, और इस तरह की कंडीशन फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। सो इस डर्मेटोमायोसाइटिस, ये जो न्यूज़ है, ये आप सबके साथ शेयर करें। और मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जो डिज़ीज़ है, आपने देखा है कि इसकी वजह से क्या हुआ है। अगर शायद इसको अर्ली डायग्नोस किया जाता और सिम्टम्स कम था, उस टाइम पे ट्रीट किया जाता, तो शायद ये आज नहीं होता सुहानी के साथ में। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।